नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आपको खबर बताएंगे और खबरों के मायने भी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर है, जहां के पाठक का बड़ा आदेश सामने आया है। शिक्षकों के विरोध के बाद यह आदेश दिया गया है। धरना में शामिल होने वाले शिक्षकों पर एफआईआर का आदेश के पाठक ने दिया है। डीएम को यह कार्रवाई का आदेश के पाठक की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें, धारा 141, धारा 186 और धारा 187 के तहत कार्रवाई का आदेश सभी डीएम को दिया गया है। 13 फरवरी को सभी शिक्षक धरना देने वाले हैं। सक्षमता परीक्षा के विरोध में यह धरना प्रदर्शन किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही के पाठक ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है, जिसमें के पाठक कह रहे हैं कि जो भी शिक्षक इस प्रदर्शन में शामिल होंगे उन पर कार्रवाई की जाए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उस आदेश की कॉपी है जो के पाठक की तरफ से आदेश दिया गया है, जिसमें धारा 141, धारा 186 और धारा 187 के तहत जिलों के डीएम को आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि सक्षमता परीक्षा के विरोध में 13 फरवरी को सभी शिक्षक धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और इसी प्रदर्शन के तहत ये बड़ा आदेश के पाठक का कि जो भी शिक्षक प्रदर्शन करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। और अब आप पूरी खबर को समझिए, जिसको लेकर के पाठक का ये आदेश सामने आया है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद की जा रही है। बिहार सरकार ने 2 चरणों में करीब 2 लाख नए शिक्षकों की बहाली की, तो वहीं तीसरे चरण की बहाली की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसके साथ सरकार करीब 3.25 लाख नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रही है। शर्त बस इतनी है कि उन्हें सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी। इसके लिए उन्हें 3 मौका दिया जाएगा, लेकिन नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा अनिवार्य किए जाने का विरोध शुरू हो गया है। शिक्षक संघों ने फैसले के विरोध में आपात बैठक कर सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है और सक्षमता परीक्षा का भी बहिष्कार करने का फैसला किया है। 13 फरवरी को विधानसभा के सामने प्रदर्शन की बड़ी तैयारी है। साथ ही शिक्षक संघ ने विभाग के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की भी बात कही है। विधानसभा के समक्ष ऐतिहासिक धरना होगा और जब तक हमारी जायज मांग पूरी नहीं की जाएगी, हमारी मांग मात्र इतनी है कि हम 60 साल के लिए जब सर्विस में है तो आप दोबारा एग्जाम लीजिएगा, और उसको धमकी दे रहे हैं कि जो एग्जाम नहीं क्रैक करेगा उसको निकाल देंगे। यह तानाशाही है और इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी तेज है। आरजेडी और कांग्रेस ने शिक्षा विभाग के उस फैसले पर सवाल उठाया है, जिसमें शिक्षक अगर 3 चांस में सक्षमता परीक्षा पास नहीं करते तो उन्हें नौकरी से हाथ धोनी होगी। भारतीय जनता पार्टी बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ है और उनकी भलाई के लिए वो कटिबद्ध है, लेकिन जो सरकार का सिस्टम है उसको हर एक को पालन करना चाहिए और पात्रता परीक्षा को देना चाहिए। उसमें एक नहीं 3 अवसर है। सत्ताधारी दल यानी बीजेपी और जेडीयू शिक्षा विभाग के फैसले के साथ दिख रहे हैं कि जो पहले बात थी वो तो यही थी कि भाई 3 बार सक्षमता परीक्षा ली जाएगी और राज्यकर्मी बनाया जाएगा। जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे वो नियोजित बने रहेंगे। अब नई चिट्ठी आ गई कि नहीं, उनका नियोजन रद्द कर दिया जाएगा। ये बात कहां से आ गई? कोई बोलता क्यों नहीं है? सक्षमता परीक्षा अनिवार्य किए जाने के फैसले के खिलाफ शिक्षक संघों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षकों का आरोप है कि के पाठक समानांतर सरकार चला रहे हैं और उनका कहना है कि ये फैसला बिल्कुल भी मंजूर नहीं। अब सवाल है, योग्यता परीक्षा से क्यों डर रहे गुरुजी? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप समझिए, योग्यता परीक्षा से आखिर क्यों डर रहे हैं गुरुजी। तो बिहार में करीब 4.25 लाख नियोजित शिक्षक हैं। नियोजित शिक्षक काफी समय से राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं।
अब सरकार ने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का फैसला भी कर लिया है, लेकिन इस पर सरकार की शर्त है। शर्त यह है कि नियोजित शिक्षकों को एक सक्षमता परीक्षा देनी होगी, जिसमें उन्हें पास करना होगा। सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए नियोजित शिक्षकों को 3 मौका मिलने वाला है। अगर 3 बार में भी जो पास नहीं होंगे, उनकी नौकरी चली जाएगी। अब नियोजित शिक्षकों ने इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया है और फैसले के विरोध में आंदोलन की चेतावनी भी नियोजित शिक्षकों की तरफ से दे दी गई है। 13 फरवरी वो तारीख तय की गई है जिस दिन विधानसभा के सामने प्रदर्शन का ऐलान किया गया है, लेकिन शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि जो धरना में शामिल होंगे उनके खिलाफ FIR होगी। यहां समझने वाली बात यह है कि नियोजित शिक्षक आखिर क्यों नहीं देना चाहते हैं सक्षमता परीक्षा। तो समझिए, नियोजित शिक्षकों का तर्क है कि वो परीक्षा दे चुके हैं, इसलिए बार बार वो परीक्षा नहीं देंगे। हालांकि सच ये भी है कि शिक्षकों को डर होगा कि वो परीक्षा में फेल हो जाएंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन सवाल है कि जिन शिक्षकों को खुद फेल होने का डर है, वो बच्चों को आखिर क्या पढ़ाएंगे। अब ऐसे में शिक्षा विभाग को लेकर यह विवाद काफी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले का समाधान क्या निकलता है। बढ़ते आगे और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विपक्ष पर आज जोरदार उनकी तरफ से प्रहार किया गया है। सोमवार को संसद के बजट सत्र में पीएम मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर कांग्रेस को घेरा, तो वहीं खुद को सबसे बड़ा ओबीसी नेता भी बताया। पीएम मोदी ने जहां कांग्रेस पर पिछड़ों और गरीबों की विरोधी होने का आरोप लगाया, तो वहीं 2024 में अपने तीसरे कार्यकाल का खाका खींचते हुए भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की भी बात दोहराई। बयानों के जरिए पीएम मोदी का विरोधियों पर वार सुनिए। हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहाँ है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। यहाँ आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। कुछ दिन पहले जब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया, हमने वो सम्मान दिया। लेकिन याद करिए, उस कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़े समाज से ओबीसी समाज के उस महापुरुष के साथ क्या व्यवहार हुआ था, किस प्रकार से उनके साथ जुल्म किया। 1970 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उनको पद से हटाने के लिए कैसे कैसे खेल खेले गए थे। उनकी सरकार अस्थिर करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया था। तब उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को प्रतिपक्ष के नेता के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। और कारण क्या दिया? वो संविधान का सम्मान नहीं कर सकते। जिस कर्पूरी ठाकुर ने पूरा जीवन लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए, संविधान की मर्यादाओं के लिए खपा दिया, उनका अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। परिवारवाद का खामियाजा उठाया है और उसका खामियाजा खुद कांग्रेस ने भी उठाया है। अब अधीर बाबू की हालत हम देख रहे हैं। वरना ये समय था संसद में रहने का, लेकिन परिवारवाद की सेवा तो करनी पड़ती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हालत देखिए। हमारे खरगे जी इस सदन से उस सदन शिफ्ट हो गए और गुलाम नबी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर गए। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए
जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में अनेक एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए। हम भी चाहते हैं ये इसकी चर्चा करिए। हमारे साथ, आपके साथ मेरा विषय नहीं है। देश के लोकतंत्र के लिए परिवारवादी राजनीति, पारिवारिक पार्टियों की राजनीति, ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। समाज के सब वर्ग नहीं होते हैं क्या? देश की नारी की बात होती है, देश की सभी नारी नहीं होती है? कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? सब सीमा करो, सीमा करो। बहुत तोड़ा देश को। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के लोगों ने नया नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। इनको अपने इस कुनबे में अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो ये लोग देश पर विश्वास कैसे करेंगे? और इसीलिए मैंने कहा है कि हमारे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। और ये मोदी की गारंटी है। एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। और अब आप संसद में दिए गए पीएम मोदी के बयान को समझिए। 2024 का लोकसभा चुनाव बस कुछ दिनों में होने वाला है। लोकसभा चुनाव के पहले संसद में पीएम मोदी का आखिरी धन्यवाद भाषण है। इसके बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। पीएम मोदी ने संसद में साफ साफ कहा कि तीसरी बार देश में मोदी सरकार बनेगी, यानी कि 2024 में एक बार फिर एनडीए को जीत मिलेगी। ये उनके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। 2024 में बीजेपी 370 सीट और एनडीए 400 के पार, यानी पीएम मोदी ने 2024 में 400 सीट का टारगेट सेट कर दिया है। 2024 में विपक्ष ओबीसी कार्ड खेलने की तैयारी में है। पीएम मोदी ने खुद को ओबीसी बताते हुए विपक्ष की जातीय जनगणना और आरक्षण के दांव को कुंद करने की कोशिश की है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान को बड़ी उपलब्धि बताते हुए अपनी सरकार को ओबीसी हितैषी पीएम मोदी ने आज बता दिया। पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस सहित विपक्ष कई सारे दल रहे जिन पर उन्होंने निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कमजोर विपक्षी गठबंधन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और मानसिक बढ़त बनाने की कोशिश भी की। पीएम मोदी ने कांग्रेस के कैंसिल कल्चर पर प्रहार किया। पीएम मोदी ने परिवारवाद के जरिए कांग्रेस सहित विपक्ष को घेरा। पीएम मोदी ने परिवारवाद के मायने भी समझाए और इसके अलावा तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा,
ये मोदी की गारंटी भी आज उन्होंने दी है। यानी देश को यह बता दिया है कि पीएम मोदी के शासन में देश विकास के पथ पर तेजी से दौड़ेगा और आगे भी ये रफ्तार जारी रहेगी। बढ़ते आगे, 7 फरवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार नीतीश कुमार पीएम मोदी से मिलेंगे। वैसे करीब 5 महीने के बाद दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। अब सीएम के पहले बिहार के दोनों डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। जनवरी 2023 को बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनी और नीतीश कुमार ने एनडीए के नेता के तौर पर 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फिर से मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद नीतीश कुमार 7 फरवरी को दिल्ली जा रहे हैं, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। करीब 5 महीने बाद पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात होगी। इसके पहले 9 दिसंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति की ओर से दिए गए रात्रि भोज में आखिरी बार दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। लेकिन वो मुलाकात सार्वजनिक मंच पर हुई थी और तब दोनों ही नेता अलग अलग गठबंधन में थे। अब जबकि बिहार में एनडीए की सरकार है और सरकार में दोनों ही दल शामिल हैं, तो सवाल उठ रहा है कि मुलाकात होगी तो क्या बात होगी। सवाल उठना लाजमी भी है क्योंकि बिहार में सरकार बन गई, लेकिन अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है। जाहिर सी बात है कि इस पर भी बात हो सकती है। और अब जबकि बिहार में डबल इंजन की सरकार बन गई है, तो बिहार के विकास के मुद्दे पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत होना तय है। सीएम नीतीश की पीएम के साथ मुलाकात के पहले बिहार के दोनों डिप्टी सीएम ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी से बिहार के विकास के मुद्दे पर बात हुई। पीएम मोदी के कमिटमेंट को आगे बढ़ाएंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से बिहार के विकास की चर्चा और बिहार कैसे और समृद्ध हो और उनका मार्गदर्शन मिले। नई सरकार बनी है एनडीए की सरकार, उनकी कमिटमेंट थी 2020 में, उसी को आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले चल रही हलचल और चुनाव की घोषणा के पहले विपक्ष को एकजुट करने के सूत्रधार रहे नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आ जाने के बाद पीएम मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। देश का भरोसा लेकिन हमने हार नहीं मानी है अध्यक्ष महोदय। इनको लगता है कि मुझे जेल के सलाखों के अंदर डालकर ये अपने मंसूबे में सफल हो जाएंगे। ये झारखंड है अध्यक्ष महोदय, ये देश का एक ऐसा राज्य है जहां हर कोने में आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्गों से अनगिनत सिपाहियों ने अपनी कुर्बानी देकर यहां के आदिवासी दलितों की जान बचाई। देश आजादी के सपने भी ये लोग नहीं देखते थे अध्यक्ष महोदय, तब से झारखंड के आदिवासी अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो बहुत बाद में आए, लेकिन बौद्धिक संपन्नता, आर्थिक संपन्नता, आज तक इन लोगों ने देश का गांधी टोपी नहीं पहना अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स
जिनको देश के विशेष और काफी संवेदनशील व्यवस्थाएं कही जाती है, जहां करोड़ों रुपया 12 लाख 14 लाख करोड़ रुपया डकार कर इनके सहयोगी विदेश में जाके बैठे हैं, उनका एक बाल बाका